सड़क पर गैंग वॉर की चौंकाने वाली तस्वीर सबसे पहले आपके सामने होगी, जहां अमेरिका के अटलांटा की सड़क पर वैसा सीन दिखा जैसा फिल्मों में नजर आता है। दो गैंग सड़क पर भिड़ गए, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग एक गैस स्टेशन के बाहर हुई और दोनों गुटों के पास सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। 100 राउंड से ज्यादा गोलियां एक दूसरे पर बरसाई गई और इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं आई, लेकिन ये चौंकाने वाली तस्वीरें अब आपके सामने। दो गुटों में फायरिंग, अमेरिका के अटलांटा की सड़क पर यह तस्वीरें दिखी जहां ताबड़तोड़ फायर होते रहा और गैस स्टेशन के बाहर यह फायरिंग हुई और इस फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए सेमी ऑटोमेटिक हथियार। और हैदराबाद से आया एक चौंकाने वाला वीडियो अब आपके सामने होगा, जहां देखिए हैदराबाद में यह चौंकाने वाला हादसा है क्योंकि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पहले जोरदार टक्कर मारी और बाइक सवार किसी तरीके से ट्रक के ऊपर चढ़ गया, उसके टायर पर लटका हुआ नजर आया। हालांकि ट्रक ने बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटा। ये चौंकाने वाली तस्वीरें जरा गौर से देखिए क्योंकि देर रात की यह घटना है और एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार किसी तरह अपनी जान बचाकर ट्रक के पायदान पर ही चढ़ गया और बाइक सवार ड्राइवर्स ने ट्रक रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ट्रक वाला नहीं रुका। इस दौरान बाइक 2 किलोमीटर तक घसीटती रही। बाइक से लगातार चिंगारियां निकल रही थी। आसपास मौजूद लोग भी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, रोकने की गुहार लगाते रहे और साथ ही वीडियो भी बनाते रहे। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने यूक्रेन के खिलाफ नए सिरे से युद्ध छेड़ दिया है। करीब 2 महीने से रूस ने यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला नहीं किया था, लेकिन अब रूस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उत्तरी यूक्रेन के चानेहाइव में भीषण हमला हुआ है और रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों में एक इमारत को निशाना बनाया है। पुतिन इस हमले के बाद साफ कर चुके हैं कि युद्ध अब रीस्टार्ट फेज में है। अब युद्ध और भीषण होगा। अगले 6 महीने के अंदर यूक्रेन को जीतकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। चानेहाइव में रूस के ताजा हमले ने युद्ध के शुरुआती दिनों की याद दिला दी और तब भी रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी को अंजाम दिया गया था। अब चानेहाइव में भी रूस ने रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से निशाना बनाया है, ये तस्वीरें सामने आई। और रूस का यूक्रेन पर यह भीषण हमला है, जहां बड़ी खबर बता दें, चानेहाइव में 8 मंजिला इमारत पर हमले को अंजाम दिया गया। रूस ने एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी हैं, जहां हमले में 17 लोगों की मौत की खबर है और 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से रिहायशी इलाके में इमारतों को टारगेट किया गया है और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। कबिनेट завідує जोरदार धमाकों की आवाज से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इसी हमले में आपको बता दें 17 लोग जान गंवा चुके हैं, 61 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक के बाद एक 3 मिसाइलें दागी गई। उसी वक्त की यह तस्वीर आपके सामने है। 2 तस्वीरें एक साथ आपने देखी हैं, लेकिन अब आगे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे और इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने होगी चानेहाइव अटैक की, और यह भी सवाल कि आखिर पुतिन के मन में है क्या, क्योंकि बड़ी खबर यह सामने आई। लोकेशन के साथ साथ देखिए किस तरीके से अटैक हुआ चानेहाइव में और उत्तरी यूक्रेन पर नए सिरे से हमले हो सकते हैं। रूसी सेना पश्चिमी यूक्रेन में हावी है और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है, उत्तरी यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो सकती है। उत्तरी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना को हालांकि बढ़त हासिल है और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उत्तरी यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की मदद रूस ले सकता है और चानेहाइव पर और मिसाइल
रूस की तरफ से बरसाए जा सकते हैं। तो इस वक्त ये हालात जो बने हुए हैं और जिस तरीके से चार्निहाइव अटैक को अंजाम दिया गया है, जाहिर सी बात है उसी आधार पर आपको बता रहे हैं कि आखिर पुतिन के मन में क्या है, क्योंकि उत्तरी यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की मदद रूस ले सकता है और इस हालात में चार्निहाइव पर और मिसाइलें रूस बरसा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे डिफेंस एडिटर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, मैं चाहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अब और भीषण हो सकता है युद्ध, रीस्टार्ट। ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है जिन पर अब मिसाइल बरसाकर रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूक्रेन ये बात जाहिर कर चुका है कि उसकी जो मिसाइल पावर है या उसके पास जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। लगातार अमेरिका से और दूसरे देशों से उसकी मांग कर रहा है और ये मौका रशिया अच्छे से जानता है। यही वजह है कि रशिया लगातार इन इलाकों में अटैक कर अपने इन अटैक्स को इंटेंसिफाई करना चाहता है, आगे ले जाना चाहता है, ताकि यूक्रेन की जो पकड़ उसने बनाई थी या फिर जो उसने मजबूत इलाकों में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाए और रशियन फोर्सेज आगे की तरफ इन इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत बना ले। अभी इंपॉर्टेंट यह भी है कि यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी है, खासतौर पे अमेरिका कई जगहों पर फ्रंट्स के ऊपर बिजी है, खासतौर पे इजराइल और ईरान की बात कर ले तो यही मौका रशिया को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे देशों का, चाहे वो यूरोप हो अमेरिका हो, कई देशों का फोकस अभी मिडिल ईस्ट की तरफ है। तो ये एक ऐसा बेहतर मौका है जहां पर रशियन फोर्सेज आसानी से इन इलाकों में अपनी बढ़त बना सकती है और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से रशिया के अटैक इन इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में यूक्रेन के पास और आगे क्या विकल्प हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्रीमिया में यूक्रेन के बड़े पलटवार को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें डाज़नकोय एयरफील्ड पर यूक्रेनी अटैक को लेकर खबर आई है और यूक्रेन ने मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें रूस के डाज़नकोय एयरफील्ड को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ज़ेलेंस्की का पलटवार, क्रीमिया में हाहाकार। इसी बड़ी खबर पर आपको बता दें मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन ने MGM-140 ATACMS से हमले को अंजाम दिया है। रूसी एयर डिफेंस S-300 नेस्तनाबूद हुए हैं। क्रीमिया के डाज़नकोय एयरफील्ड पर रूसी फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर खबर बड़ी है और कुछ रूसी फाइटर जेट्स को नुकसान का भी किया जा रहा है दावा। हालांकि क्रीमिया को बार बार निशाना बना रहा है यूक्रेन। अब क्रीमिया को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, बड़े सवाल युद्ध के हालात में मनीष सामने है और यह भी सवाल कि आखिर पुतिन के मन में क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, अलग तरीके से अब हमलों को क्रूशियल लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त यूक्रेन क्रीमिया पर लगातार हमले करके अपने सहयोगी देशों का ध्यान खींचना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि अभी भी हम इस मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि अभी तक अगर आप देखें काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिली। यूक्रेन की तरफ से खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कल ये कहा कि जिस तरह से इजराइल को मदद दी गई है, हमें भी ऐसी मदद मिलनी चाहिए। एयर डिफेंस के मामले में जो होता हुआ दिख नहीं रहा है और वैसी स्थिति में यूक्रेन का क्रीमिया पर फोकस से एक सवाल जरूर है कि जिस तरीके से इजराइल की रक्षा अमेरिका ने की एयर डिफेंस के जरिए, क्या रूस के पास इतनी क्षमता है कि रूस क्रीमिया को एयर डिफेंस के मामले में मजबूत कर पाए? वो देखने को मिल नहीं रहा है। तो वैसे में अगर कल के दिन में मान लीजिए इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक होता है और अगर ईरान रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे है तो क्या ईरान अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा? कम से कम क्रीमिया के साथ इस बात को ईरान भी देख रहा होगा कि अगर क्रीमिया को फुल प्रूफ सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो ईरान को कैसे मिलेगी? तो बहुत सारे सवाल है जिसका आंसर क्रीमिया के ज़ेलेंस्की के पलटवार के तहत क्रीमिया में मची हाहाकार के बारे में तो हमने बात की, लेकिन इस बीच मैंने ये बात दोबारा इसलिए कोट की थी कि पुतिन के मन में क्या है। बड़ी खबर मनीष है, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि तनाव के बीच रूस में हलचल बढ़ चुकी है। रूस ने RS-28 सरमट को नई पोजीशंस पर तैनात किया है। अब RS-28 सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी पोजीशनिंग जिस तरीके से की जा रही है, इसकी जो मूवमेंट है, क्या वो पुतिन का एक बड़ा संदेश है? इस बारे में मनीष से करूंगी बात। उससे पहले ये बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन आपके सामने सरमट की इसी मूवमेंट को लेकर। ICBM सरमट हमले के लिए तैयार है, ये बड़ी खबर है। और रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे तैयार हो चुकी हैं, इस पर नजर है। और रूस को डराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। पश्चिम देश आए तो परिणाम भयंकर होंगे। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को हमेशा रूस तैयार रहता है। ऐसे में मनीष, इस मूवमेंट को क्या बड़ा संदेश माना जाए? देखिए, क्रेमलिन का मानना यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यूक्रेन को F-16 की मदद मिल जाएगी और F-16 के जरिए यूक्रेन या फिर उनके सहयोगी देश
रूस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन लगातार जो सरमत मिसाइल हो या दूसरे और इस तरह के वेपन है, टैक्टिकल वेपन है, उन सब का इस्तेमाल करने के लिए उनकी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि हम एक एक F-16 को नहीं चेक करने जाएंगे कि किसमें न्यूक्लियर वॉरहेड है, किसमें नहीं है। तो उस दिशा में आप इसकी पोजीशनिंग को समझ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी पोजीशनिंग को समझा जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है तनाव के बीच रूस में बढ़ती इस हलचल पर दुनिया की नजर है और फिलहाल यही मूवमेंट किस तरीके से पुतिन का संदेश है ये जान लीजिए, क्योंकि जिस बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और जिस आधार पर इस वक्त आज के इस हालात में युद्ध में इस पर चर्चा हो रही है, उसमें ये समझिए कि किस तरीके से ICBM सरमेट हमले के लिए तैयार बताई जा रही है और रूस की न्यूक्लियर फोर्स की तैयारी एक बहुत बड़ा संदेश है। रूस को डराने का अंजाम जाहिर सी बात है बहुत बुरा होगा और पश्चिम देश अगर आए तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है रूस, लेकिन इस बीच रूस की ये शैतान मिसाइल RS-28 सरमेट, इसके बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि संदेश को लेकर तो जानकारी हमने आपके सामने रखी, अब इसके बारे में जान लीजिए जो 18,000 किलोमीटर की रेंज में है और 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। यूरोप तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 टारगेट पर एक साथ निशाना साधा जा सकता है, 10 वॉरहेड ले सकती है और साथ ही न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। अब इसी मूवमेंट को देखते हुए ये बड़े संदेश तो था, लेकिन RS-28 सरमेट के बारे में आपने जान लिया। अब रूस के बाहुबली दुनिया में कैसे खलबली मचा देते हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि RS-28 सरमेट 10 टन के वजन के कई परमाणु बॉम्ब ले जा सकती है। स्कैंडर 700 यानी 700 किलो का परमाणु बॉम्ब ले जा सकती है और R-36M एक साथ 10 ठिकानों पर निशाना साध सकती है। किंजल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निशाना साधने में सक्षम है और साथ ही ब्यूरोवेस्टनिक दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकती है परमाणु बॉम्ब। अब ये जो हालात के बीच में पुतिन की तरफ से इन क्षमताओं के आधार पर बड़ा संदेश मिल रहा है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन डेनमार्क ने यूक्रेन को सौंपी सीजर होवित्जर तोप। सभी 19 सीजर होवित्जर तोप यूक्रेन को मिल चुकी हैं। ये एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के हालात के बीच में, और यूक्रेन ने कुछ तोपें युद्ध क्षेत्र में तैनात करने का भी फैसला लिया है। अब सीजर होवित्जर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना जो अब इसे हासिल कर चुकी है, होवित्जर के हासिल करने के बाद कितनी मजबूत होगी ज़ेलेंस्की की सेना, इसकी खासियत इस आधार पर समझ लीजिए, जहां 38 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एक बार में 18 गोले दागने की ये क्षमता रखती है। 155 mm का मुख्य अस्त्र और साथ ही 5 से 6 क्रू मेंबर्स उसमें हो सकते हैं सवार। यूक्रेन को इससे फायदा क्या होगा, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी यूक्रेन में ये मददगार साबित हो सकती है और छिपे दुश्मनों को मारने में सक्षम है और यूक्रेनी सप्लाई चेन को भी ये जाहिर सी बात है युद्ध के इस हालात में सुरक्षित कर सकती है। मनीष, अब ये जो 2 बड़ी खबरें हमने दिखाई हैं, ये एक साफ संदेश है कि दोनों अपनी अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी पावर के आधार पर युद्ध के इस हालात में एक बड़ा संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की कमजोरी को जाहिर सी बात है युद्ध के इस हालात में हथियारों की कमी से कैसे यूक्रेन जूझ रहा है, उसका फायदा उठाने की भी तो रूस अब कोशिश कर रहा है। अब जी हाँ, बिल्कुल देखिए, साफ बात है, यूक्रेन को हथियार कौन दे रहा था? अमेरिका दे रहा था, लेकिन एक नया फ्रंट इजराइल के तौर पर खुल गया और उसके बाद से यूक्रेन को आपूर्ति नहीं होने लगी। यूक्रेन ने देखा कि जब इजराइल को जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम दिया, लेकिन यूक्रेन के पास नाम मात्र का आज की तारीख में एयर डिफेंस सिस्टम है और उसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ता है। साथ ही यूक्रेन के पास भारी संख्या में सैनिकों की कमी आ गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को और इजराइल और ईरान या मिडिल ईस्ट के संकट को आप एक दूसरे से जोड़ कर देखिए, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और एक में मुसीबत आती है तो दूसरा उसका फायदा उठाएगा। आज की तारीख में रूस को दिख रहा है कि चाहे यूक्रेन के मोर्चे पर हो या इजराइल के मोर्चे पर हो, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है और वैसी स्थिति में अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है और इसीलिए रूस ने भी उसी हिसाब की तैयारी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रूस लेना चाहता है, चाहे वो यूक्रेन के मोर्चे पर हो या फिर ईरान को मदद करके हो, और इसीलिए रूस को यह लगता है कि यही सबसे सही समय है जब अमेरिका को चारों तरफ से घेरा जाए, फिर चाहे वो यूक्रेन के बॉर्डर पर हो या फिर इजराइल और ईरान के मिडिल ईस्ट के उस बॉर्डर पर। आप जो बात कह रहे हैं उसी आधार पर यूक्रेन का बिखरना तय है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि इस गर्मियों में युद्ध हार सकता है यूक्रेन। दावा कौन कर रहा है? अमेरिकी न्यूज़पेपर पॉलिटिको के हवाले से यह खबर आई है और पॉलिटिको ने यूक्रेन के टॉप कमांडर से की बात के आधार पर यह दावा किया है यूक्रेन का बिखरना तय है। यूक्रेनी कमांडर की तरफ से यह बात कही गई है।
क्यों आखिर युद्ध हार सकता है यूक्रेन? यही एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बात मनीष भी कर रहे थे, हथियारों की कमी और मनोबल, दो बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। लंबे युद्ध से यूक्रेन का मनोबल कमजोर हो चुका है, यूक्रेनी सैनिक थक चुके हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियारों की कमी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है और रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेनी हथियार खत्म करने में सफल भी रहा है और पश्चिम से भरपूर मदद नहीं मिल रही, जिस आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के 40% से ज्यादा हिस्से में रूसी कब्जे को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। और उसी आधार पर मनीष, हमने ये चर्चा की शुरुआत में सवाल किया, हथियारों की कमी और उसी आधार पर रूस की बढ़त हासिल करने की इस वक्त की ये कोशिश, तो क्या इस दावे को सही माने जहां आने वाले वक्त में युद्ध खत्म होने का दावा किया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं रूसी सेना के लोगों से भी बात कर रहा हूं या दोनों तरफ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब की माने, तो अगले महीने तक आपको रूस का एक अटैकिंग पोजीशन दिखाई देगा जब वो बेलगोरोद से आगे बढ़ेंगे और खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ओके, इफ आई रिफ्रेन माय क्वेश्चन, मनीष, सॉरी टू बटन, क्या रूस गवर्न करने के लिए तैयार है? देखिए, रूस गवर्न कर रहा है। रूस बहुत हद तक डीपीआर में, एलपीआर में, खेरसॉन में, जेपोरेजिया में, इन चारों के ज्यादातर इलाकों में गवर्न कर रहा है। दिक्कत यह हो रही है कि बेलगोरोद के पास खार्किव से लगातार यूक्रेनियन पोजीशन से अटैक होता है और क्रीमिया के पास अटैक होता है। इन दोनों को खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि रूसी सेना आगे बढ़कर खार्किव पर कब्जा करे और ओडेसा पर कब्जा करे। रूस का फिलहाल यही दोनों लक्ष्य है। कहा यह जा रहा है कि एक बार रूस का यह लक्ष्य पूरा हो गया तो यूक्रेन को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे भी एक थ्योरी यही है कि यूक्रेन के कम से कम 3 टुकड़े होंगे, एक बड़ा हिस्सा रूस के पास रहेगा, एक बड़ा हिस्सा पोलैंड और दूसरे देश रख लेंगे, और जो छोटा सा हिस्सा कीव के आसपास बचेगा वही कभी जिसे लेकर हम और आप कहेंगे कि एक था यूक्रेन। चलिए मनीष, एक और बड़ी खबर का रुख करूंगी, क्योंकि अब आज फिर इजरायली वॉर कैबिनेट की मीटिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर मिली है, जहां ईरान पर पलटवार के लिए वॉर कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है और कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है और किसी भी वक्त इजरायल ईरान पर कर सकता है हमला। एक और बड़ी खबर, और ऐसे में इजरायल के पास क्या क्या 5 विकल्प है, इस बारे में भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले युद्ध के एक और फ्रंट पर किस तरीके से बड़े फैसले लेने की कोशिश की जा रही है, यही बड़ी खबर है। और बड़ी खबर है इजरायली वॉर कैबिनेट की मीटिंग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। दुनिया की जाहिर सी बात है, इस पर नजर है। इस वक्त इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है, इस वक्त इजरायल ईरान पर हमला कर सकता है। और ये 5 विकल्प अब आपके सामने, इजरायल के पास आखिर वो 5 विकल्प क्या हैं? ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला, ड्रोन मिसाइल से ईरानी एयरबेस पर अटैक और मोसाद का गुप्त ऑपरेशन। हालांकि हुती और हिजबुल्लाह पर हमले तेज करने की योजना को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। सुमित, एक क्विक रिस्पॉन्स इस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि हमला किस तरीके से होगा, कब होगा, यह बड़ा सवाल पिछले कई घंटों से बना हुआ है। लेकिन इन तमाम विकल्पों को देखते हुए परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, परमाणु ठिकानों के अलावा अगर आप इसको कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा अटैक करने की कोशिश है इजराइल की, और खासतौर पर देखिए कई विकल्प हैं जिसको लगातार इजराइल लेकर काम कर रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो प्लान बनाया है वो बिल्कुल सटीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है। दरअसल इजराइल जो है वो मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक करना चाहता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अलावा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी, वहाँ पर भी, और करीबन ऐसे 32 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया है। इंपॉर्टेंट यह है कि इजराइल से आज भी अमेरिका ने कहा कि अगर आप अपना ये प्लान टाल देते हैं तो फिर हम आपको गाजा के अंदर, रफा के अंदर हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल इस पे मान नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और ये ईरान भी जानता है। इसलिए ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत हद तक मजबूत कर लिया है, रशिया से मदद मांगी है कि आप भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हमको दें। तो ये ऐसी चीज है जो दोनों तरफ बहुत ही तलवार की धार पर आप कह सकते हैं कि चल रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि इजराइल इसमें पीछे हटने को लेकर अब तक तैयार नहीं हो पाया। सुरभि, लेकिन मनीष, क्या इस हालात में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसमें हिजबुल्लाह और बाकियों को ध्यान में रखते हुए भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? इस पर आपसे सवाल करूं उससे पहले ईरान के टॉप कमांडर का बड़ा बयान, और एक और बड़ी खबर है जहां जनरल हाजीजादे का ये इजराइल पर बयान है कि इजराइल ने पलटवार किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। जनरल का ये बयान, और जनरल ने कहा कि इजराइल पर हमले की योजना बनाई गई है। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल, देखिए इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ईरानी जनरल अली हाजीजादे को, ये आईआरजीसी के एयरफोर्स के कमांडर हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं। तो अभी जो ईरान पर हमला हुआ था वो सब कुछ इनकी अगुवाई में हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि इनका रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि अमेरिका और सहयोगी देशों की जो भी सलाह हो
लेकिन हम अपना फैसला खुद करेंगे। अब वो फैसला लेने के लिए आज वॉर कैबिनेट की बैठक है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ही हिब्रू यूनिवर्सिटी ने एक ओपिनियन पोल कराया और उस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2/3 लोग ये कहते हैं कि इजराइल को इस वक्त ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ईरान पर हमला करेंगे तो हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हैं, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस, ये सबको कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी। तो आप देखिए इजराइल में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह आसान नहीं है। 1500 किलोमीटर दूर आपको ईरान पर अटैक करना है तो आपको अमेरिका की मदद चाहिए, फ्रांस और ब्रिटेन की मदद चाहिए, और इनको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में ईरान फिर मिडिल ईस्ट में उन तमाम बेसेस पर अटैक करेगा जो अमेरिका के हैं, तो जिसके लिए अमेरिका फिलहाल तैयार नहीं है। तो बहुत सारी सिचुएशन है, नेतन्याहू के लिए इतना आसान नहीं है। हालात के बीच में ये मैसेजिंग दी जा रही है या वाकई टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है, और किस तरीके से हम लोग को अंजाम देने को लेकर अब बड़ा फैसला हो रहा है? मनीष, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात भारत के पराक्रम की करते हैं। एक और बड़ी खास खबर आपके सामने, क्योंकि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स सिक्किम में अपना पराक्रम दिखा रही है और दुश्मन को कड़ी टक्कर देने के लिए त्रिशक्ति के जवानों ने भीष्म टैंक से हुंकार भरी है। सेना के जवानों ने एक साथ दर्जनों T-90 भीष्म टैंक से युद्धाभ्यास किया है। सेना ने भीष्म टैंक से रात के अंधेरे में भी दुश्मन के डमी ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया और जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनटों में सेना के जवान भीष्म टैंक के साथ दुश्मन की सरहद में घुसकर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अब T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। ये टैंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में से एक है और टैंक में मिसाइल हमले को रोकने के लिए कवच लगा हुआ है। ये टैंक जंगल, पहाड़ और दलदली इलाकों में तेजी से चलने में सक्षम है। अब ये जो नजर आपके सामने डिटेल्स हैं, वो जाहिर सी बात है इसकी खासियत है, क्योंकि सिक्किम में भीष्म टैंक तैयार हो चुके हैं और चीन बॉर्डर पर हुंकार को लेकर सुमित एक कमेंट में इस पर आपसे जरूर चाहूंगी। इनफैक्ट व्हाई डोंट यू जॉइन मी, क्योंकि यहां देखिए इसकी खूबियों की जहां तक हम बात कर रहे हैं, इसकी क्षमता, इसकी मारक क्षमता और जिस तरीके से इसका इंजन 1000 हॉर्स पावर, 4000 मीटर की इसकी मारक क्षमता, ऑपरेशनल रेंज, ये कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इसकी तैनाती को लेकर बड़े फैसले हो रहे हैं और किस आधार पर? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये मानिए कि सुरभि इन दुर्गम इलाकों में, यहाँ की हाइट 17,000 फीट 18,000 फीट है। यहाँ पर सबसे पहले तो टैंक को ले जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी मशक्कत होती है, चाहे वो सिक्किम का इलाका हो, ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड के कई इलाके हो। तो ऐसे इलाकों में 50 टन के इस भारी भरकम टैंक को ले जाना, और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपके पूरे इलाके को एक तरीके का एक आप आयरन शील्ड आपको देता है, और ये ना सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन्स बल्कि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल में भी अगर इस्तेमाल किया जाता है उससे भी एक आपको शील्ड प्रोवाइड करता है। और ऐसे टैंक का सबसे बड़ा फायदा ये होता है पहाड़ी इलाकों में, अगर आपका दुश्मन पहाड़ी इलाकों में बड़ी चोटियों पर बैठा भी है तो आप इनका इस्तेमाल कर उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको नीचे उतरने के लिए मजबूत कर सकते हैं। और यही वजह है कि हमारी जो टैंक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारी आर्मर्ड है, उसको इन जगहों पे डिप्लॉय करने का सबसे खास बात ये होती है कि आपको एक तरीके की बहुत मजबूती ये इन इलाकों में देता है। और इन्हीं इंपॉर्टेंट लोकेशंस और क्रूशियल लोकेशंस को देखते हुए ये तैनाती चीन को कैसा संदेश? देखिए, बिल्कुल ये तैनाती दिखाती है कि भारत की क्षमताएं और शक्ति इन इलाकों में और मजबूत हो चुके हैं। सिक्किम का इलाका, चाहे वो नाकुला का इलाका हो या फिर आप नॉर्थ सिक्किम की जब आप बात कर रहे हैं, तो इन इलाकों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन इलाकों के आसपास मतलब आप बहुत पास है LAC। और खास बात यह भी कि यहां से चीन लगातार वॉयलेशन करता रहता है। तो ऐसे इलाकों में डिप्लॉयमेंट आपको आने वाले समय में आपके लिए और ज्यादा आप कह सकते हैं कि जल्दी आप रिएक्शन टाइम आपके पास मिलता है। और यही वजह है कि भारत अपने ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि अपने जो मोबिलाइजेशन है वो भी इन इलाकों में बहुत तेजी से कर रहा है। चलिए, तो इसकी खासियत तो हमने बता दी है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र MK2 का परीक्षण करने वाली है। एक और बड़ी खबर है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आप देखिए इस मिसाइल की रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर कि ये लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी कैसे खत्म कर देती है। इस बारे में सुमित मैं आपसे चर्चा करूंगी, और अब जो ग्राफिक्स के जरिए इसकी खासियत के बारे में डिटेल इनपुट में आपके सामने रखूंगी, उसी आधार पर बताइएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। अस्त्र मिसाइल की खासियत क्या है, टारगेट की तरफ बढ़ने और उसे छोड़ने के बाद बीच हवा में ही ये कैसे टारगेट को बदल सकती है। ये फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है, यानी इसमें डेटा लिंक के जरिए निर्देश देकर मिड कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अस्त्र MK2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है।
आपको बता दें अस्त्र MK2 मिसाइल की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, जिसे अब फाइनल तैयार कर लिया गया है और अभी ये ट्रायल फेज में है। मिसाइल की विशेषता सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि इसके बारे में जानकर भी दुश्मन कांप उठेंगे, क्योंकि दुश्मन की इसके जरिए खैर नहीं। अस्त्र MK2 के बारे में जान लीजिए। सुमित, आई वांट यू टू जॉइन इन, क्योंकि ये देखिए 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड, उड़ान की ऊंचाई देखिए 66,000 फीट, पेलोड क्षमता 15 किलो, वजन 154 किलो, लंबाई 12.6 फीट, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ये हवा में टारगेट बदलने में माहिर है। सुमित, इसकी खासियत आपने बताई, दरअसल 2017 से ही ये इसके मार्क 1 वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है एयरफोर्स। 2022 में जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एनुअल पीसी के अंदर इसकी एक क्षमता दिखाई थी, जब सुखोई विमान से इसका टारगेट एक दिखाया गया था। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं बियॉन्ड रेंज मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको फायर करते हैं और दुश्मन अपने जैमर्स को ऑन कर देता है तो उन जैमर्स को भेद कर भी ये अपने निशाने पर सटीक वार कर सकती है। और खास बात यह है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ सुखोई बल्कि आपका MiG-29 या दूसरे विमानों में आप कह सकते हैं इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और 200 से ज्यादा ऐसी मिसाइलों के ऑर्डर की बात कही जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स इन 200 से ज्यादा मिसाइलों का ऑर्डर कर सकता है। और खास बात यह कि इसके नेक्स्ट वर्जन यानी इसके जो थर्ड आप कह सकते हैं कि अस्त्र 3 के ऊपर भी लगातार काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारत की आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ एयर टू एयर टारगेट बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल का टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अपने ऐसे मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करना चाहता है, ऐसे मिसाइल जो भारत की वायु शक्ति को, वायुसेना की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा सके। शुक्रिया सुमित हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन MK3 की तैयारियों को लेकर भी आगे इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MK2 मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है। और इसका मतलब यह है कि इस मिसाइल को दुश्मन के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता। अस्त्र MK2 के बारे में आप जान रहे हैं, जहां मिसाइल को जल तेजस MK2, HAL, AMCA और TED-B फाइटर जेट्स में लगाने की तैयारी चल रही है। और भारतीय वायुसेना जल्द इन फाइटर जेट्स में अस्त्र MK2 मिसाइल का परीक्षण भी करने वाली है। इसके परीक्षण के बाद अस्त्र MK3 मिसाइल बनाई जाएगी, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी। यानी अस्त्र मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट से आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा, ताकत और बढ़ेगी। और आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि रामनवमी पर बवाल, अब सियासी घमासान। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर बड़ी खबरें हैं। शोभा यात्रा में धमाका और पथराव की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां आपको बता दें 15 अप्रैल को ममता की चेतावनी और 17 अप्रैल को मुर्शिदाबाद सुलगा। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। टीएमसी पर बीजेपी के आरोप हैं रामनवमी पर हिंसा के, और यह भी सवाल कि यह संयोग है या एक प्रयोग। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रामनवमी पर हिंसा की खबर आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प की तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने घरों की छत से जुलूस पर पथराव किया। पत्थरबाजी में शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोग बुरी तरीके से घायल भी हुए। और नंदीग्राम में भी रामनवमी के मौके पर हिंसक झड़प को लेकर खबर आई, जहां आपको बता दें पूर्वी मिदनापुर में भी 2 गुटों के बीच झड़प हुई। एगरा इलाके में हुई इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और मुर्शिदाबाद और मिदनापुर हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बड़ी खबर आपको बता दें। रामनवमी पर हथियार लेकर चलते ही क्यों हैं? रामनवमी से पहले डीआईजी को क्यों हटाया? ये सवाल ममता बनर्जी उठा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दौरान 2 गुटों में झड़प। और बड़ी खबर आपको बता दें, रामनवमी जुलूस पर उपद्रवी ईंट, पत्थर और बॉम्ब फेंकते रहे। उपद्रवियों ने घरों की छत से जुलूस पर जब पथराव किया, उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। इसी पत्थरबाजी में शोभा यात्रा में शामिल कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान भारी बवाल और हिंसा, जहां शक्तिपुर में बदमाशों ने ईंट, पत्थर और बॉम्ब फेंके। ये देखिए तस्वीर। रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प की तस्वीरें आपने देखी। ये एक और तस्वीर देखिए, जहां उपद्रवियों ने छत से जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी की।
इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सवाल उठाते हुए हिंसा का यह वीडियो जारी किया है। अब जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जरा इसे गौर से देखिएगा, क्योंकि हिंसक झड़प के दौरान ही आसपास आग भी लगी हुई है। छत से एक लड़का सड़क पर मौजूद लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, पत्थरबाजी कर रहा है। मुर्शिदाबाद की दो तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने हैं। छत से लगातार होता रहा पथराव और सड़क से पत्थरबाजी की यह तस्वीर, जिसमें लोग घायल हुए। एक तरफ जहां छत से लगातार पथराव हो रहा था, तो सड़क पर मौजूद लोग भी लगातार पत्थरबाजी करते रहे। ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं उसी हिंसक झड़प की, जो मुर्शिदाबाद में कई घंटों तक होती रही। झड़प के दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस दौरान एक घर की छत पर आग लगी हुई है। ये देखिए तस्वीर। आपको बता दें, छत पर इसी दौरान जो लकड़ी थी उससे आग लग गई, लेकिन ये आग फैलती गई और नीचे की तरफ फैल रही थी। पत्थरबाजी के बीच जाहिर सी बात है बवाल बढ़ता रहा, और बवाल बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। अब ये तस्वीर देखिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पहले छत से पथराव हो रहा था, बवाल इतना बड़ा कि आगे आमने सामने से पथराव भी करते रहे। मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी हालात पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आज की एक और बड़ी खबर, जहां आपको बता दें, क्षत्रिय विरोध पर पहली बार बोले अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में अमित शाह का यह बयान। रूपाला जी ने दिल से माफी मांगी, अब कहीं कोई नाराजगी नहीं है। क्षत्रिय विवाद पर अब तक अमित शाह की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था, लेकिन TV9 से खास बातचीत में पहली बार विवाद पर अमित शाह ने कहा कि दिल से माफी मांगी गई है, अब कोई नाराजगी नहीं है। TV9 से बोले गृह मंत्री अमित शाह, पिछले चुनाव से बड़ा बहुमत मिलेगा, गुजरात में 26 में से 26 सीट जीतेंगे, पूरे भारत में 400 पार का मूड है। गृह मंत्री जी, 10 लाख का टारगेट दिया है, आपको कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए, कैसा कहेंगे? गांधीनगर कैसा लगा? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूं, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आमतौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं। आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फिजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहां तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूं गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा ही बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा पूरा चुनाव? अब देश भर का भ्रमण कर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूड है। सर, एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में, और उसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है? नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, 1/3 देश में बढ़ा। मोदी जी के शासन में नक्सलवाद
आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल। केजरीवाल जेल में हैं और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही है लगातार। नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल पर ईडी का बड़ा आरोप है कि घर से मंगाए गए आलू पूड़ी खा रहे हैं केजरीवाल, घर से मंगाकर आम और मिठाई भी खा रहे हैं केजरीवाल। घर के भोजन की वजह से ही उनके शुगर लेवल बढ़ रहे हैं। आज की याचिका के बारे में भी आपको बता दें, उनके शुगर टेस्ट को लेकर जिस तरीके से कोर्ट पर आज हमारी नजर थी, वहीं इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी की तरफ से ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। केजरीवाल को आलू पूड़ी मिठाई दी जा रही है। ईडी ने यह साफ तौर पर कहा, घर से मंगाकर वो आम और मिठाई भी खा रहे हैं। घर के खाने की वजह से ही केजरीवाल के शुगर लेवल्स बढ़े हैं। हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि हमने जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें, केजरीवाल के शुगर लेवल बढ़ने पर ईडी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और इस दावे के तहत ही जिस तरीके से अभी बड़ी बातें कही जा रही है, हमारे सहयोगी जीत भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करें। उससे पहले क्या कहा गया जरा सुनिए, ईडी के वकील क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर वो क्या मिठाई खा रहे थे? सर क्या जेल में केजरीवाल को मिठाई और वही बताइए जो बताया आपने। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patient. I don't want to make any further comments. Matter is pending before the court. सर यही वजह है शुगर बढ़ने की? They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. सर त्यार जैसे रिपोर्ट भी मंगाई है सर कोर्ट ने? Yes. कब पेश करनी है सर? No further comments. कल के लिए लगा था। क्या खबर इस बारे में और है? जीत की आप बात सुन रहे थे, जीत भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने पर ये बड़े दावे ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं। जीत, बिल्कुल, देखिए जो कुछ कोर्ट में कहा वही सवाल हमने ईडी के जो वकील हैं ज़ुहैब हुसैन, उनकी तरफ से हमने पूछा कि आपने अंदर दावा किया क्या है। तो उन्होंने कहा कि उनका जो शुगर लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह है कि घर का खाना खा रहे हैं, जिसमें आलू पूड़ी उनको दिया जा रहा है, आम और स्वीट्स की उन्होंने बात की, उसकी वजह से बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील है विवेक जैन, उनकी तरफ से कहा गया कि हम शुगर फास्टिंग शुगर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब खाली पेट उनका शुगर चेक किया जाता है जो कि 100 होने चाहिए, वो 243 से 280 तक है, जो कि अलार्मिंग है और उसको बहुत खतरनाक है। इस चीज को लेकर गया, लेकिन ईडी की तरफ से यही कहा गया कि घर का खाना खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, आलू पूड़ी आम खा रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर उनकी याचिका जो है अरविंद केजरीवाल की वो वापस ले ली गई। अब संशोधित याचिका मांगेंगे, दाखिल की जाएगी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है और अरविंद केजरीवाल के लिए ये भी कहा कि उनको सिर्फ वही खाना दिया जा रहा था जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो कोर्ट के आदेश पर जेल अथॉरिटी जो है वो, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनको जो प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर से डाइट, उसकी भी जो जानकारी है वो कल कोर्ट के सामने 2 बजे रखनी है। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि आज मामले में इस तरह से उनका शुगर लेवल है, तो ऐसे जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। तो शुगर लेवल बढ़ने पर ईडी की तरफ से किए गए बड़े दावे।